हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में 2024 का सेट नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके पूरे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। आज की क्लास में हम लोग 2024 का सेट 6 जिसका कोड है HY, ये हम लोग आज इसके पूरे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ एक बहुपद दिया है 3x² + 5x + 2 के शून्यांकों का योगफल। शून्यांक का मतलब वही मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है -b/a। तो माइनस यहाँ लगाएंगे, b की जगह पर यहाँ कौन है 5 और a की जगह कौन है यहाँ पर 3, और ये है a, ये b और ये c होता है। तो -b/a मतलब 5/3 आगे माइनस। तो ये विकल्प हमारा सही होगा। इसका मतलब बी वाला उत्तर इसका सही है, -5/3। फिर यहाँ पर दो समीकरण बताए हैं, 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो यदि कोई हल नहीं है तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध है a1/a2 = b1/b2। तो a1 कौन है, ये a1 है, यहाँ से x का गुणांक और यहाँ से x का गुणांक लेना है। तो ये a1 है और ये a2 है, तो 2/3। और b1b2 कैसे निकलेगा, y का गुणांक जो होता है वो b1b2 होता है। तो यहाँ से y का गुणांक ले लिया गया a और यहाँ से y का गुणांक है -5। तो b1/b2 मतलब y का गुणांक बटे y का गुणांक। तो ये b1 है, ये b2 है, तो a/-5। तो हमें a का मान निकालना है। तो ये 5 इधर गुणा होगा तो 5 दूना 10, माइनस भी इधर चला जाएगा, -10/3 = a। तो -10/3 मतलब सी वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले विविक्तकर निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर ये है a, ये है b और ये है c। तो b के स्थान पर कौन है 5, 5 का स्क्वायर -4a, a की जगह पर कौन है 2 और c के स्थान पर कौन है 4। तो यहाँ 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 चौक 16 होगा, 16 दूना 32। तो 32 में से हम लोग यहाँ पर 25 को माइनस कर देंगे तो कितना ये आ जाएगा -7। तो यदि जो हमारा विविक्तकर है वो माइनस में आए मतलब 0 से छोटा आए तो फिर इसका मूल होता है काल्पनिक। काल्पनिक को हम और क्या बोल सकते हैं, वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं है, इसका मतलब काल्पनिक मूल होगा। तो डी वाला उत्तर इसका सही होगा। उसके बाद समांतर श्रेणी यहाँ दिया है 4, 9, 14 ... आगे 254 तक। इसका अंत से 10वां पद पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है कि 10वां पद या कोई भी पद निकालने का सूत्र है an = a + n-1d। ये हम लोगों को सूत्र पता है, कोई भी पद निकालना हो। तो यदि 10वां पद निकालना है तो n की जगह क्या लिखेंगे 10 और यहाँ a और यहाँ n की जगह लिखेंगे 10। 10 में से 1 गया तो 9। तो ये हमारा 10वां पद निकालने के लिए हो गया a + 9d। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि अंत से निकालना है। अंत मतलब आगे से नहीं, पीछे तरफ से। तो जब हम पीछे तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10वां पद, तो जब हम पीछे की तरफ से गिनती शुरू करेंगे तो पहला पद हमारे लिए क्या हो जाएगा 254, क्योंकि हम लोग को इधर से नहीं चलना है, अंत से 10वां पद पूछा है। तो हम लोग इधर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। तो पहले नंबर पर कौन मिलेगा 254, तो यही a हो जाएगा। तो 254 और +9 d का मान जैसे नॉर्मली निकाला जाता है वैसे ही निकाल लें। d का मान कैसे निकलेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, चाहे 14 में से 9 घटाएं तो क्या आ जाएगा 5। लेकिन जब अंत से पूछा जाता है तो उसको हम d का मान विपरीत चिन्ह के साथ रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर d का मान 9 में से 4 घटाने पर क्या आया 5, तो हम लिखेंगे -5।
अगर -5 आता तो +5, तो D निकाल लेना है और चिन्ह को विपरीत करके उल्टा करके लिख देना है, बस हो जाएगा। तो ये 254 और ये माइनस का हो गया 9 पचे 45, तो अब 54 में से 45 निकल जाएगा तो बचेगा 209। इसका मतलब सी वाला उत्तर इसका सही होगा। फिर कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो इनको समरूप व्यक्त करने के लिए सही संकेतांक इनमें से कौन सा होगा। तो बहुत आसान है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोण है B वो कोण D के बराबर है, तो यहीं से तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम त्रिभुज लेंगे ABC, क्योंकि कोण B कोण D के बराबर है, तो अगर B यहाँ पर बीच में लिखा जाएगा तो इस तरफ D भी बीच में लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है ABC, तो यहाँ पर लिखा जाएगा D बीच में होना चाहिए, क्योंकि कोण D दोनों के क्या है, मतलब कोण 80 डिग्री ही दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर कोण B है और यहाँ कोण D है। तो अगर यहाँ पर लिखा गया ABC, तो जैसे कोण यहाँ B बीच में है तो वैसे यहाँ D भी बीच में होना चाहिए। तो D इनमें से यहाँ बीच में है और B यहाँ पर बीच में है, यही दोनों कोणों को जो है संगत कोण माना गया है, इसलिए उत्तर C हमारा सही होगा। और इसके जो बगल बगल की भुजाएं हैं वो भी हम चेक कर लें। जैसे यहाँ पर 2.5 का 2 गुना यहाँ दिया है 5 और 3 का 2 गुना दिया है 6, तो यहाँ पर ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया है और इसमें इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया है। इसका मतलब अगर यहाँ से पढ़ेंगे ABC तो यहाँ से पढ़ेंगे EDF। जैसे ये चल रहा है दोनों भुजाओं को साइड साइड रख के बीच में कोण, उसी प्रकार इन दोनों भुजाओं को हम साइड साइड में रख कर बीच में कोण लेंगे, तो यहाँ से EDF पढ़ेंगे और यहाँ से ABC, तो ये ABC है और ये EDF है। तो इस प्रकार C उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, तो दूरी वाला सूत्र लगाएंगे x1 - x2, तो ये x1 है और ये x2 है, तो x1 में से x2 घटाया जाए इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y वाले में से y वाला घटाया जाए, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये -3 में से 0 जाएगा तो -3 ही आएगा, -3 ही आएगा, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही आएगा। तो -3 का वर्ग करेंगे तो 9, -4 का वर्ग करेंगे तो 16, 9 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल 5, इसका मतलब उत्तर इसका C वाला होगा। फिर कह रहा है यदि cot A बराबर 3/4 है तो sec A का मान क्या होगा। cot A का मान, जैसे हम लोग अगर त्रिभुज भी बनाना चाहें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोण A है, ये कोण A है, तो cot का मान दिया 3/4, तो cot के लिए सूत्र क्या होता है, ये हो जाता है, इसके लिए cot के लिए सूत्र होता है, ये लंब पहले लिखा जाता है, और जैसे tan के लिए होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए होता है आधार बटे लंब, तो आधार पहले आ जाएगा और बटे में लंब आ जाएगा। cot के लिए होता है आधार बटे लंब, तो ये आधार में और ये लंब में। उसके बाद पाइथागोरस का प्रमेय लगा के हम इसका कर्ण निकाल लें, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 25, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 5। अब हम लोग से पूछ रहा है सेक ए का मान क्या होता है। सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है, 90 के सामने भुजा है कर्ण 5 और बटे 3 मतलब आधार, तो कर्ण बटे आधार 5/3 मतलब डी वाला उत्तर इसका सही होगा। फिर कह रहा है tan अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। तो tan अल्फा बराबर साइन अल्फा दिया है, tan अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। इस tan को हमने लिखा साइन बटे कॉस, और यहाँ पर साइन अल्फा जो है वो अपने स्थान पर पड़ा हुआ है, फिर ये इधर गुणा हो जाएगा।
साइन अल्फा बराबर में साइन अल्फा गुणे कॉस अल्फा, दोनों तरफ से साइन अल्फा अगर कैंसिल कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो कॉस में 1 कब होता है, कॉस अल्फा बराबर 1 कब होता है, जब यहाँ पर कॉस 0 डिग्री हो तब। कॉस 0 का मान 1 होता है, इसीलिए 1 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, कॉस 0। अब दोनों पक्षों में कोण की तुलना करेंगे तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका डी वाला मतलब 8 का ए वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की जो लंबाई है, लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, ये जो लंबाई इसकी छड़ है उसकी लंबाई का और ये छाया इसकी जमीन पे ऐसे बनेगी। तो इसका अगर अनुपात दोनों का देखा जाए तो 1/√3 है। तो अगर इसका भुजा 1 है तो नीचे वाले की भुजा, आधार की भुजा √3 बताया, ये अनुपात दिया गया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हम लोगों से पूछ रहा है, ये थीटा का मान। तो ये लंबाई, छाया तो जमीन पर बनती है तो ये छाया ऐसे बनेगी। तो लंबाई और छाया का अनुपात दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 कब होता है, जब tan 30 डिग्री हो तब। अब दोनों तरफ थीटा का कोण का तुलना करेंगे तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब ए वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है एक वृत्त के व्यास, एक वृत्त है और उसका व्यास है। व्यास कौन होता है, जो केंद्र से होकर जीवा जाती है वो व्यास है। व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो ये हमारा व्यास है, व्यास का एक सिरा यहाँ है, एक यहाँ समांतर रेखा और दूसरा सिरा ये है व्यास का, एक यहाँ समांतर रेखा। तो कितनी समांतर रेखाएं हो गई व्यास के सिरों पर, अगर व्यास का सिरा भाई 2 है तो एक रेखा यहाँ स्पर्श रेखा खींची जाएगी, एक यहाँ पर, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। तो यही वो पूछ रहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, तो 2 ही होंगी। एक व्यास पर 2 समांतर रेखाएं उसके बगल बगल खींची जा सकती हैं, एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर, मतलब 2 इसका उत्तर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। जैसे एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या r बराबर बताया है 12 सेंटीमीटर और जो त्रिज्यखंड है वो कोण कितना बना रहा है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र πr² θ/360 डिग्री होता है। तो r की जगह पर लिख देंगे हम लोग 12, तो 12 का स्क्वायर और थीटा की जगह पर 60/360। तो 60 को 360 से काटेंगे तो 6 बार में नीचे कट जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और बटे में ये 6 छंग 36 होता है, तो नीचे 6 बचा रहेगा। बस इसको 6 के टेबल से काट दिया जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दूना 12 और फिर 2 बचेगा, फिर 6 चौक 24, मतलब 24 पाई आएगा। सी वाला उत्तर सही होगा। यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। भाई गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r³ होता है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में व्यास दिया है तो हम लोग को पता है कि व्यास कैसे निकाला जाएगा। जब व्यास का आधा करेंगे तभी हमारी क्या आएगी, त्रिज्या आएगी। व्यास का आधा त्रिज्या, तो हम त्रिज्या की जगह पर लिख देते हैं, r की जगह लिख देते हैं d/2। d के पद में उत्तर पूछा है तो d का क्यूब हो जाएगा और नीचे 2 का जब घन करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हो जाएगा πd³ और नीचे 3 दूना 6। इसका मतलब πd³/6, इसका मतलब d वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है r त्रिज्या के एक ठोस
अर्धगोला, ठोस और अर्धगोला मतलब ये आधा गोला, ऐसा आधा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको पता है आधा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है केवल इतना, ये वाला, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और सामने से जब इसको देखेंगे तो ये वृत्त की तरह दिखेगा। जैसे नींबू को बीच से आधा काट दिया जाए तो साइड से ये ऐसा दिखेगा पीला वाला भाग, और जब उसको सामने से देखेंगे तो वृत्त की तरह दिखेगा। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बगल बगल का हो गया नींबू का पीला वाला भाग, और सामने से देखने पर वृत्त की तरह पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। इसको हम लोग सूत्र की तरह भी याद रख सकते हैं। सूत्र में भी लिखा रहता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये याद भी हो सकता है, किसी बच्चे को याद रखना भी चाहिए, बिना हल किए तुरंत इसको टिक लगाया जा सकता है। तो ये इसका सी वाला होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो इसका माध्यिका वर्ग निकालना है। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए इसके लिए हम लोगों को संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अंतराल लिखते हैं 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से लेकर 25 तक। फिर क्या लिखा है 4, 6, 5, 8, 2। ये है, ये फ्रीक्वेंसी है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो 4 का 4 आ जाएगा, 4 में 6 जोड़ देंगे 10, फिर 10 में 15 जोड़ देंगे, 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15, और फिर 15 में 8 जोड़ देंगे तो 23, और 23 में 2 जोड़ देंगे तो 25। तो बस ये जो आया करे 25, इसी 25 को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 12.5। तो बहुविकल्पी निकालना है तो तुरंत ऐसे ही हम लोग उत्तर निकाल लेंगे। 12.5 इसका आएगा। तो 12.5 कहाँ आएगा, 10 और 15 के बीच में 12.5। तो अब 10 के सामने देखा जाए कि 15 के सामने, क्योंकि 12.5 10 और 15 के बीच में है। तो इन दोनों में जो बड़ा हो उसी के सामने आएंगे। तो ये वाला अंतराल जो होगा यही माध्यिका का अंतराल 10 से लेकर 15, यानी सी वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका दिया है, माध्य दिया है, माध्यिका दिया है। माध्य को मीन कहा जाता है, ये माध्य दिया है, और माध्यिका, माध्य को कहते हैं मीन, और माध्यिका ये दिया है, माध्यिका को कहते हैं हम मीडियन। और बहुलक निकालना है, बहुलक को कहते हैं मोड। तो मीन, मीडियन और मोड में एक संबंध होता है, वही सूत्र याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यही इसका सूत्र लगा देना है, बस उत्तर आ जाएगा। 3 गुणे में मीन, मीन का मान कितना है 27, और माइनस 2 यहाँ पर 3 मीडियन दिया है, मीडियन। तो मीडियन ये है, मीडियन दिया है 29, ये है मीडियन, मीडियन का मान 29 है। और 2 गुणे मीन, मीन का मान कितना दिया है 27। तो इसको हम गुणा कर देंगे 29 को जो है 3 से, तो 87 आ जाएगा, और 27 दूना 54। फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और ये 3 33। इसका मतलब सी वाला उत्तर इसका सही होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो माध्य इसका निकालेंगे तुरंत, तत्काल। इसके लिए 3 लाइन हम लोग को खींच लेना है और तुरंत इसका हम माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, और 20 से लेकर 30, और 30 से लेकर 40। तो जी पहले इसका मध्य बिंदु निकालें, इसको हम XI कहते हैं, और यहाँ पर FI। तो पहले इसका मध्य बिंदु 0 और 10 को जोड़कर 2 से भाग देना। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10/2 5।
उस तरह 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा और 30 का आधा कर देंगे 15। उसी तरह 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 का आधा कर देंगे 25 और 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 का आधा हो जाएगा 35 बस। और ये जो बारंबारता इसको FI कहते हैं, FI। तो ये दिया है 2 1 4 3 और यहाँ पर XI गुणे FI किया जाता है, मतलब दोनों को गुणा करके लिखना है। तो 5 गुना 10, 15 कम 15, 25 चौको 100, 35 तिया 105 बस। अब ये जो XI गुणे FI वाला इसको जोड़कर लिख लेना है ऊपर और FI वाले को जोड़कर लिख लेना है नीचे, बस आ जाएगा माध्य। तो इसको जब जोड़ा जाएगा 100 और 105 मिलाकर हो जाएगा 205, 205 और 15 जोड़कर हो जाएगा 220 और 10 230। और फिर FI जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 6 4 10, तो भाग दे देंगे तो 23। बी वाला उत्तर इसका आ जाएगा माध्य। फिर कह रहा है एक लीप वर्ष में 53 रविवार 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। और एक हफ्ते में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो इसको 7 से पहले भाग देंगे तो 7 पचे 35, 1 बचेगा और 6 बचेगा। फिर 7 दूना 14, तो 2 दिन शेष बचा। इसका मतलब 52 हफ्ते 52 सप्ताह तो पूरा है, 52 सप्ताह पूरा बीतेगा। 52 सप्ताह पूरा बीत रहा है, इसका मतलब 52 जो है उसमें संडे होगा, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, तो सभी दिन 52 बार आएंगे कंप्लीट। लेकिन लास्ट में 2 दिन बचेगा, तो इस 2 दिन में यदि सोमवार पड़ जाए तब हमारा सोमवार 52 और 1 53 हो जाए। ये जो 2 दिन बचा है, इस 2 दिन में जो भी दिन पड़ेगा वो 53 हो जाएगा, क्योंकि 52 तो सभी हैं, 52 सप्ताह कंप्लीट है, इसमें सभी 52 बार आए हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब लोग 52 बार आ चुके। ये बचा है 2 दिन, इस 2 दिन में जो दिन पड़ जाएगा वो 53 बार हो जाएगा। तो हमारे पास कुल कितने दिन हैं? 7 दिन में से जो एक हफ्ता और होता है, उस 7 दिन में से 2 दिन, 2 हमारे जो है पक्ष में है सोमवार होने के लिए, तो ये 2 दिन ऊपर आ जाएगा। तो ये इसकी प्रायिकता होगी, सोमवार जो है 53 बार हो। 53 बार सोमवार होने की प्रायिकता जो है 2/7। इसका मतलब सी वाला उत्तर सही होगा। फिर है क्वेश्चन अगला वाला, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो सबसे पहले पता लगाएं कि सन 2020 जो है ये 365 दिन का था कि 366 दिन का। तो हम लोग देखते हैं 2020 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। 4 पंजे 20, फिर बीच में एक 0 लगाएंगे, फिर 4 पंजे 20। तो अगर कोई सन या कोई ईयर 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष होता है, यानी 366 दिन का वो होता है। तो ये जो साल है ये 366 दिन का था। अब दोनों मित्र का बर्थडे यानी जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो भाई 366 दिन अलग अलग बीतेंगे एक साल में, उसमें से कोई एक दिन, एक ही दिन हो कि उसी दिन दोनों बच्चों का जन्म हुआ, तो कोई एक ही दिन तो होगा। तो एक ही दिन होगा। अगर 366 में से कोई एक दिन चुन लिया जाए, उसी दिन या उसी तारीख को दोनों बच्चे का जन्मदिन हुआ हो, तो उसके लिए केवल एक इकलौता दिन है। तो इसलिए ऊपर क्या आएगा? 1। तो कुल संभावनाएं 366 और दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को होना है, तो एक ही ऊपर आएगा। एक ही दिन ऐसा पूरे साल में मिलेगा। इसका मतलब इसका उत्तर होगा बी वाला।
फिर है 2 बिंदुओं 2,3 और 7,1 के बीच की दूरी होगी। दूरी निकालने का सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1, ये x2 है ये x1 है, चाहे x1 में से x2 घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x में से x वाला घटाएंगे, 2 में से 4 जाएगा तो -2 स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y वाले में से y वाला घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 स्क्वायर कर देंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो ये 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 अंदर पड़ा रहेगा, तो 2√2 मतलब सी वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। 5 का तो वर्गमूल निकल आएगा 5, तो ये परिमेय बन गया। 8 का वर्गमूल बाहर निकल आया 9, ये भी परिमेय है। और ये 5/3 तो परिमेय दिख ही रही है। केवल ये है इसका वर्गमूल ये बाहर नहीं आएगा, वर्गमूल के रूप में ही लिखा रहेगा, इसका मतलब यही अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सेट 6 2024 का।